सबसे पहली चीज होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वर्क डन पर यूनिट जूल, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना। यानी यूनिट चार्ज को मूव कराने के लिए टोटल जो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना। अब फिर आता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या वाइस क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपको मिल रहा है डेल्टा वी इक्वल्स टू वी ए माइनस वी डी इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई एम। ये भी वोल्ट में होगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस के रीजन से एक जगह पर पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा और एक जगह पर पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है, जिसके रीजन से चार्ज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो आपका चार्ज होता है प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करता है। लेकिन अगर यही चीज हम यहाँ पे देखें इन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस में अगर, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब अगर दो पॉइंट है ए एंड बी, तो दोनों पे अगर इक्वल हो गया, दोनों पे ही पोटेंशियल इक्वल हो गया, तो बेटा जो वर्क डन होगा ये जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वी ए माइनस वी बी की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या हो गया, देन वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। यानी नो वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम अनदर इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझिए मेरी बात को कि किसी तरीके से वर्क डन होगा ही नहीं, किसी भी तरीके से वर्क डन होगा ही नहीं, चार्ज का मूवमेंट ही नहीं होगा। चार्ज का मूवमेंट क्यों होता है? चार्ज का मूवमेंट होता है पोटेंशियल डिफरेंस के रीजन से। मूव करते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के लिए चार्जेस मूव करते हैं, लेकिन यहाँ पर चार्जेस का कोई मूवमेंट होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको दिया गया है इक्विपोटेंशियल सरफेस बी इक्वल्स टू बीबी देन डब्ल्यू इक्वल्स टू। अब उसके बाद देखिए अगला आता है आपके पास पोटेंशियल ग्रेडियंट। प्रैक्टिकली जब आप देखोगे तो आपको बताया जाता है यहाँ पे जो v होता है दैट इज टू एल एज वेल एज लेंथ ऑफ वायर और कंडक्टर इंक्रीजेस। जैसे जैसे ये लेंथ आपकी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपका क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, के एल, और k की वैल्यू कितना ऑन एल। तो यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ को ही पोटेंशियल ग्रेडियंट। सिंपल सा फंडामेंटल होता है, जैसे जैसे आपका लेंथ इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल भी आपका क्या होता जाएगा, पोटेंशियल जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस में भी लगातार क्या होता है आपका, इंक्रीमेंट मिलता हुआ चला जाता है, ठीक है ना। तो जो अगली चीज दी जाती है वो क्या है, अगला है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन। तो बेटा हम रिवीजन से चल रहे हैं, तो आज की क्लास में हम क्या कर रहे हैं, सीधा सा काम, हम सिर्फ और सिर्फ थ्योरम्स को कवर कर रहे हैं, अरे सॉरी फार्मूलों को कवर कर रहे हैं। कल की क्लास में रीजनिंग और न्यूमेरिकल्स पे वर्क होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप देखोगे क्या, सीधे सीधे ई इक्वल टू मिलता है माइनस डीवी बाई डी आर। डीवी क्या है आपका पोटेंशियल, और डी आर क्या, अब देखो ई इक्वल टू माइनस, तो समझो हमेशा चार्ज को अपोजिट के जाते हो। जब चार्ज को आप अपोजिट डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल, यहाँ पर आपने दिया माइनस लगा दिया, मतलब ये माइनस कुछ अलग नहीं है, माइनस सिर्फ और सिर्फ
चार्ज के मूवमेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंटेट कर रहा है। ठीक है ना आप लोगों ने। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए कुछ चीजें आपको और बताई जाती हैं। पोटेंशियल एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक को क्या होता है बेटा, इसे हम लोग यू से रिप्रेजेंटेट करते हैं जो कि वर्क डन के इक्विवेलेंट होता है। अब इसे कैलकुलस फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, कहां से कहां तक? इंफिनिटी से लेकर के बी तक, इंफिनिटी से लेकर के बी तक। और ई डी आर, ई डी आर डॉट प्रोडक्ट होगा। जल्दी से इसे नोट करें, जल्दी से इसे नोट करें बेटा। तो फिर हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज आर कंजर्वेटिव, इस चीज को हम आपको बताते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रोवैटिक इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, इस चीज को हम बताते हैं। जल्दी से नोट करिए बेटा आप लोग। जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो देखिए बेटा, पढ़ाई के साथ साथ आप सभी लोग और बहुत सी चीजों के बारे में जानते रहना चाहिए। ठीक, तो ध्यान रखिए कि जब आप वर्क कर रहे हो उस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपका पॉजिटिव अप्रोच। ठीक है ना, अगर आप अपने माइंड को, मूड को ऑफ करके किसी वर्क को करते हो तो इट इज 100% कि आप वहां पर सक्सेस नहीं होंगे। ठीक है, तो सक्सेस के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं बेटा। सबसे पहली, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या? पॉजिटिव अप्रोच। विदाउट पॉजिटिव अप्रोच यू कैन नॉट डू, नॉट गेन एनीथिंग, कुछ भी आप ऑब्टेन नहीं कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा जो होता है, मोर पावर इज नीडेड। मोर पावर का मतलब समझ रहे हैं? आप अगर अकेले कोई वर्क कर रहे हो तो उस वर्क को, आपके पास दो हाथ और दो पैर हैं। लेकिन अगर आपके पास एक टीम होती है और उस टीम की हेल्प से आप वर्क करते हो, चीजें बहुत ही ज्यादा इजी और प्रोग्रेसिव हो जाती हैं। ठीक है, कैसे समझो कहोगे कि स्टडी में टीम का क्या मतलब? बेटा ग्रुप डिस्कशन कई बार बताया है, फिर से आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर आप अपने फ्रेंड सर्किल के साथ बैठते हो, कितनी भी बड़ी मूवी होती है, कितनी भी बड़ी चीजें होती हैं, आप उसे क्या करते हो, विद इन फ्यू मिनट क्लियर कर देते हो एक दूसरे। क्यों? क्योंकि हमारे आईक्यूज एक प्रॉपर अंडरस्टैंडेबल होते हैं। ठीक है ना, जब प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर रहे हो तो आसानी से आप क्या कर सकते हो, एक दूसरे को समझ सकते हो। और ठीक है ना, तो बड़ा सिंपल सा केस है बेटा। आप अपने साथ लगातार एफर्ट करने और छोड़िए, जो आपकी अच्छाइयों के साथ साथ आपकी बुराइयों को भी आपके सामने बोल सके। ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अभी तो जो है, जो कंडीशन चल रही है बेटा, वो दिन ब दिन बिगड़ती ही जाएगी। मतलब पेंडेमिक की बात नहीं कर रहा हूँ, कोविड की, ये तो नॉर्मल का। लेकिन इसके रीजन से बेटा जो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है, नो एग्जामिनेशन, एग्जाम्स आर कैंसलिंग ना, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो टाइम लगेगा। ठीक है ना, अगर आप लोग जो है सोशल साइट यूज करते हैं तो देखिएगा, आज आप ही लोगों के लिए एक जो है कवि है, उनकी एक रचना मैंने पोस्ट की, क्योंकि मैं आप लोगों को सुनाता हूँ।
चलिए, मिल तो रही नहीं है अभी फिलहाल, मिल गई। इसमें बोल रहा है, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कसूरी, कितना मुश्किल है तय करना खुद। बेटा लाइफ में हर चीज को गेन कर सकते हो, लेकिन खुद का सेल्फ सेटिस्फैक्शन दैट इज द मोस्ट। तो क्या कहा, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कसूरी, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी। भीतर शून्य, बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है, मैं नहीं हूं मुझ में फिर भी मैं का ही शोर है। समझ पा रहे हैं बेटा? सुनाई दे रहा है? सुनाई दिया बेटा आप लोगों को? हम्म। ज्यादा जरूरी है उस चीज को अच्छे से समझना, ठीक है ना? ठीक है, चलिए आते हैं। आपको ये भी चीज बताई गई, अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। तो स्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है वो क्या होते हैं? कंजर्वेटिव होते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि लीनियर लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज्ड पाथ, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे सिंपल सा फंडामेंटल, इंटीग्रेशन ऑफ ईडीआर जो होगा, द होल ईडीआर जो होगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ किसी स्पेसिफिक रूप से अटैच्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। नेट फील्ड attached with any closed loop must be equal to zero। ठीक है ना? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अटैच विथ एनी क्लोज्ड लूप मस्ट बी इक्वल टू, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, वो कितने के इक्विवेलेंट होगी? आपकी जीरो के इक्विवेलेंट। तो इस चीज को काफी, क्यों? क्योंकि अगर आपको एक क्लोज्ड लूप ये दिया गया और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने इस तरीके से पास कराना स्टार्ट किया, इस तरीके से आपने पास कराना स्टार्ट किया, तो इस तरीके से पास कराने पर बेटा जब सब की सब क्रॉस ही हो गई तो बेटा उसमें बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा बेटा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होंगी अटैच विद दिस क्लोज लूप? दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है ना? क्योंकि जब सब क्रॉस होकर के चली ही जा रही हैं तो बिल्कुल यहाँ पर कुछ भी बचना नहीं है। ठीक है? तो देखिए अगली चीज जो आपको मिलती है वो होती है डाइपोल के रीजन से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसके पहले एक पोटेंशियल एनर्जी देख लीजिए, यू इक्वल्स होता है 1/4 पाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है? क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V की वैल्यू होगी 1/4 क्यू अपॉन आर वोल्ट, क्यू अपॉन आर वोल्ट। ये एक पॉइंट चार्ज के रीजन से फील्ड रहा, एक पॉइंट चार्ज के रीजन से आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहा। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर डाइपोल का केस लेते हैं। डाइपोल के केस में क्या होगा? एक होता है एक्सियल पोजीशन। क्या होता है? एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल में क्या होगा? देखिए एक्सियल के लिए भी मिलता है वी एक्सियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसके बाद आपको जो मिलेगा वो क्या होगा?
के लिए इक्विटोरियल में तो आप 0 हो जाता है, ठीक है ना। बट एक्सियल में ये जो होगा ये कितना होगा आपका, तो यहाँ पर देखिए आपका सीधे से v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट t अपॉन r, कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर t अपॉन आर स्क्वायर। तो बड़ा सिंपल सा केस है, तो यहाँ पर देखिए बेटा t अपॉन आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट t अपॉन आर स्क्वायर, इतने वोल्ट, ठीक है ना। अब जब बात आती है इक्विटोरियल में क्या होता है, इक्विटोरियल में आपको मिलता है v इक्विटोरियल इक्वल्स टू 1/0 हो जाता है। इसका जनरल केस देखिए, इसका जनरल केस क्या होगा, इसका जनरल केस आप सभी के पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट t cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो बेटा देखो यहाँ पर आप क्या करते हो, v की वैल्यू ये मिली, इसमें क्या समझना है, इसमें सिर्फ एक चीज को समझना है आपको कि इक्विटोरियल के लिए आपका क्या होता है, ये 90 डिग्री हो जाता है, कितनी होती है 0, तो पूरी वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी 0। और एक्सियल पोजीशन के लिए जब आप देखेंगे तो cos जाएगा, और cos 0 की वैल्यू प्रैक्टिकली होती है 1, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरफ मूव करते हैं। इसके बाद का टॉपिक हमारे पास है इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लास में हम सभी लोग सिर्फ और सिर्फ इतने पार्ट पे ही वर्क करेंगे, ठीक है ना, मतलब पोटेंशियल के पार्ट पे, ठीक है। जल्दी से नहीं पानी ले रही है। हो गया बेटा। चलिए अब अगला टॉपिक है हम सभी के पास इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, at every point of which the electric potential due to charge distribution is same, ठीक है ना। एक ऐसा सरफेस जहां आपके चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होते हैं, जिसके रीजन से पोटेंशियल भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, विच इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। जब पूरा का पूरा सरफेस बिल्कुल सेम हो गया बेटा, सेम चार्ज कंटेन करने लगा, टोटल चार्ज जो होगा वो भी कितना हो जाएगा आपका। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, द स्पेसिफिक सरफेस specific surface at which potential potential is same due to
इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के रीजन से आपका जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, आपका बिल्कुल सेम होता है। जो आपका पोटेंशियल होता है वो बिल्कुल सेम होता है। ठीक है ना, क्योंकि जब चार्जेस हर जगह पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ना तो वो कहीं पर जाना चाहेंगे ना कहीं से मूव। तो जब कोई मूवमेंट हो ही नहीं रही है तो ऑब्वियसली आपके चार्जेस जो होंगे दैट विल रिमेन सेम। अब इक्विपोटेंशियल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है ना, कुछ इनके शेप्स होते हैं, लेकिन पहले हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज में नंबर वन जो आपको दिया जा रहा है वो है नो वर्क इज डन मूविंग एट वर्क डन इन equipotential surface, work done in equipotential surface is always zero. Work done in equipotential surface is always, इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो वर्क डन होता है वो कितना होगा आपका, जीरो होगा। ठीक है, क्यों, बड़ा सिंपल सा केस है, यहाँ पे देखिए वी ए माइनस वी बी इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई क्यू। बेटा वी ए एंड वी बी दोनों क्या हो जाएंगे, लिखेंगे आप बट वी ए, जब वी ए और वी बी बराबर हो गए यानी ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ऑब्वियसली वी ए वी बी पूरा पार्ट जीरो, तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना मिल जाएगा, जीरो। क्योंकि जब चार्ज का मूवमेंट होना ही नहीं है तो वर्क डन किसके लिए, व्हेन नो चार्ज इज मूविंग तो वर्क। तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए आपके लिए कि यहाँ पर आपका जब इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा तो वर्क डन की वैल्यू जो होगी दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड इज perpendicular to equipotential surface। देखो बेटा यहाँ पे अगर इसको आप मैथमेटिकली देखना चाहोगे, नॉर्मली अगर आप देखना चाहते हो तो कितना होता है डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना होगा, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू इक्वल टू ई डी आर होता है आपके पास। वो कितना हो गया बेटा आपका, जीरो हो गया। तो ई डॉट डी आर की वैल्यू कितनी मिली आपको, ई डॉट डी आर इक्वल टू कितना मिला आपको, जीरो, सीधा सा, क्योंकि पोटेंशियल सरफेस जीरो होता है। वर्कडन कितना होता है आपके पास, जीरो होता है। तो जब वर्कडन जीरो है तो सीधे सीधे आपको ईडीआर की वैल्यू कितनी मिल है, जीरो। तो देखो ईडीआर जब जीरो मिला आपको तो ईडीआर जीरो, तो ये हो जाएगा ईडीआर कॉस, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि ये पार्ट जब इधर जाएगा तो ये कितना रिजल्ट देगा आपका, जीरो ही रहेगा। तो जब ये जीरो होगा के लिए जीरो होता है, कॉस 90 के लिए थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 90 डिग्री। तो देखो बेटा यहाँ पर एक प्रूविंग इसकी मिली, आपको इसकी भी, ठीक है ना। ये दोनों पेपर में आने वाले इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको नोट कर लीजिए, तो चलते हैं आगे। नोट कर लिए बेटा। अब देखिए अगला दिया इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रिक।
Equipotential surface indicate the region of strong and weak electric field. स्ट्रॉन्ग एंड वीक रीजन को ये रिप्रेजेंटेट करते हैं, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग एंड वीक दोनों ही रीजन को ये आसानी से रिप्रेजेंटेट करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट दिया गया है टू इक्विपोटेंशियल, मतलब समझिए सिंपल सा फंडामेंटल है, डी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे आया ये पता है सभी को, इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर होता है। आर जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ई के, ई की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी आर की वैल्यू उतनी कम होगी, यानी कंडक्टर उतना ही दूर। तो बड़ा सिंपल सा केस है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रीजन से ये सब कुछ होता है। फिर लास्ट आपको दिया गया प्रॉपर्टी में इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, पोटेंशियल सरफेसेस नेवर intersect each other, intersect each other। कभी भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि एक तरीके का सरफेस ही तो होता है। तो ये सरफेसेस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, ना करते हैं ना कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर इसके बाद आती है पोटेंशियल एनर्जी of a system of 2 point charges, of of 2 point charges। तो देखो बेटा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, U इक्वल टू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। इसमें होगा बेटा ये जूल में होगा, विदाउट एनी डाउट ये जूल में होगा। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए तो फिर आगे बढ़े। बेटा अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इतने पे रुक रहे हैं। यहाँ पर देखिए 4 पेजेस का एक पीडीएफ मैं अपलोड करूंगा बेटा, अपलोड करूंगा, उसे सभी देख जरूर लीजिएगा, ठीक है ना। हाँ हाँ, इसी टीचमेंट में ही 4 पेजेस का एक पीडीएफ अपलोड करूंगा जिसमें सील्डिंग इफेक्ट वगैरह के बारे में बताया गया है। तो उसे एक बार सभी लोग देख जरूर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल बेटा रहेंगे, फिर बेटा संडे को हम लोग बेटा यूट्यूब पे लाइव आएंगे और लाइव क्लासेस को लेकर के आगे मूव करेंगे। बेटा एक थोड़ा सा आप लोगों से कहेंगे कि सभी लोग जो है यूट्यूब पे जो भी वीडियोस आपके अपलोड हो रहे हैं, कुछ नहीं तो जो 2 मिनट वीडियोस 5 मिनट वीडियोस हैं उन्हीं को करके देखिए, सभी के सभी हेल्पफुल होंगे आप लोगों के लिए। उसे देखिए और लाइक जरूर करिए, लाइक करके बेटा उसमें कमेंट जरूर करिए, ठीक है ना। भैया संडे का जो क्लास रखेंगे बेटा वो कल की क्लास में अपडेट करूंगा, जो लाइव क्लास होगी आपकी 12th क्लास के लिए स्पेशली वो क्लास, ठीक है ना। तो उसको मैं संडे को अपडेट, मंडे को मतलब कल अपडेट करूंगा, ठीक है ना। और लाइव क्लास बेटा फिर संडे जो है जो भी चीजें अपडेट करना है रिकॉर्डेड क्लासेस ऐसे ही करते रहेंगे, ठीक है ना। अभी रिसेंटली कल परसों में कुछ क्लासेस, आज सुबह भी कुछ क्लासेस
आप उनको एक बार देखिएगा, कल सुबह और क्लासेस भी रहेंगी जो अपडेट की जाएंगी, तो जब आप उनको देखोगे तो चीजें थोड़ा सा क्लियर होंगी आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, ठीक है, आज की क्लास को ओवर करते हैं बच्चे, सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। फीस के लिए थोड़ा सा घर पे एक बार गार्जियन को बोल दीजिए, थोड़ा सा बेटर होगा। और सभी लोग बेटा यूट्यूब करके वीडियोस देखिए जरूर, उस पर कमेंट जरूर करिए। कमेंट का मतलब उसमें क्या चीज बेटर है ये बताइए, या अगर कुछ कमियां हैं तो उसे बताइए। ठीक है, मैक्सिमम लोगों का सब्सक्रिप्शन करवाइए उसमें बेटा, सब्सक्राइब करें ना। चलिए ठीक है बेटा, ध्यान रखिए सभी लोग। आज नितिन भैया भी कहीं पे बिजी थे, इसीलिए आज वो भी क्लास नहीं ले पाए हैं। ठीक है ना, बाकी एज सुन एज पॉसिबल सारी चीजें ना। ठीक है बच्चों, बाय।